मतलब आप सोचिए ये हो क्या रहा है। तो समाजवादी पार्टी के भी जाएं तो राहुल गांधी की गलती है। मैं तो ये कह रहा हूं जहां जहां मुझे लगता है जिस तरह की मिट्टी पलीद और जिस तरह की किरकिरी तथाकथित फर्जी चाणक्य की हुई है हिमाचल में, और मैं हूं यासर मलिक। तो मेरा मुंह जितना कम अपने सरफुटबल पे पहुंचाइए उतना अच्छा रहेगा। बासवराव बोम्मई और येदियुरप्पा जी और मोदी जी के क्या संबंध है, इस पे मेरा मुंह मत खुलवाइए। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। तो आना चाह रहा है, दिल्ली किसी की बपौती है, दिल्ली पर किसी का आधिपत्य है, दिल्ली का किसी को नाम खर्रा लिखकर दे दिया गया है। देश की राजधानी है, किसान यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आके रामलीला ग्राउंड पर बैठना चाहते हैं। टूट फूट मतलब आपने तोड़ा था। अब सुनिए तो अब इनके यहाँ टूटे कैसे, थोड़ा बताइए सर, आप ही का चुनाव था, कुछ तो समझाइए। हमने तो उन्होंने तो कह दिया ना। आज तक पर हुई एक डिबेट में गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछे। वहीं पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो सुधांशु त्रिवेदी की बकिया खोल कर रख दी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने साथ मिलकर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की बकिया उधेड़ दी। आप ये डिबेट जरूर देखिए और पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। इसमें कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की बकिया उधेड़ी है, साथ में अंजना ओम कश्यप ने भी सुधांशु त्रिवेदी से बहुत तीखे तीखे सवाल किए हैं। और आप इस पर कमेंट करके ही बताइए कि अंजना ओम कश्यप क्या वाकई में बदल गई हैं या फिर वो अभी ऐसे ही काम कर रही हैं। आप पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। सुधांशु जी, अब आप लोगों के लिए ज्यादा बचा नहीं है। देखिए, एक गेम तो आप लोग जीत गए, अभिषेक मनु सिंघवी को हार के वहां से लौटना पड़ा। आप लोगों ने शायद पहले से जान लिया था, तभी तो 25 विधायकों पर आपने एक कैंडिडेट वहां पर राज्यसभा के लिए खड़ा कर दिया था। लेकिन अब उन 6 बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और वो कह रहे हैं कि सुलह का रास्ता हमारा निकल गया, सुक्खू सरकार का कुछ नहीं बिगड़ पाया। यानी कांग्रेस का आरोप है कि जो कुछ आप करना चाह रहे थे उसमें विफल हो गए। अगर कांग्रेस की, जिसकी अपने दम पे 40 की मेजोरिटी थी और प्लस उनके पास और भी समर्थन था, आज वो ये कहने में बड़ा संतोष का अनुभव कर रही है कि हमारी सरकार बच गई। और आप समझिए 3 पर्यवेक्षक हिमाचल जैसे छोटे राज्य, मतलब विधायक गए 6, पर्यवेक्षक आए 3, और 3 में कौन, 2 पूर्व डिप्टी सीएम भूपेश बघेल जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, और आपके हुनर के अनुपात में भेजते हैं ना सर आदमी, 2 पूर्व सीएम और एक इनके सबसे जो सक्षम माने जाते हैं जोड़ तोड़ में डिप्टी सीएम। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब डीके शिव कुमार जी को देखा तो ये भी याद आता है, यदि कर्नाटक में 2 विधायक विपक्ष के कांग्रेस को समर्थन कर दें तो अंतरात्मा की आवाज होती है, और हिमाचल में 6 विधायक कांग्रेस के दूसरी तरफ चले जाएं तो ये जोड़ तोड़ की आवाज होती है। एक चरण पूरा होता है और दूसरे चरण में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो यूपी में कहां क्या लेना देना, जहां आपने 8 निकाल लिए जबकि आपके पास 7। आप देखिए, वो यूपी में प्रवेश किए और आरएलडी अलग हो गई। अब सुनिए, जिस दिन उन्होंने सपा के साथ गठबंधन की घोषणा की, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। मतलब आप सोचिए ये हो क्या रहा है। तो समाजवादी पार्टी के भी जाएं तो राहुल गांधी की गलती है। मैं तो ये कह रहा हूं जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं। प्रिया जी, एक स्थिति तो ऐसा पैदा हो गई ना, मतलब शायद ही बहुत कम उदाहरण है देश में जहां पर जिस पार्टी का शासन हो राज्य में, वही पार्टी अपने राज्यसभा कैंडिडेट को जिता ना पाए। लेकिन इसके आगे बात, संकट इस बात पर आ गई, आज भी प्रतिभा सिंह जी कह रही थी कि लोकसभा चुनाव में हमें नहीं पता हम कार्यकर्ताओं को कैसे फिर से काम कराएंगे, बहुत मुश्किल होगी। तो पार्टी की आपकी फूट तो सामने है। मुझे लगता है जिस तरह की मिट्टी पलीद और जिस तरह की किरकिरी तथाकथित फर्जी चाणक्य की हुई है हिमाचल में, और मैं अमित शाह जी की बात कर रही हूं, उससे भाजपा को एक सबक सीखना चाहिए। हमसे चूक हुई क्योंकि हम ये नहीं सोच पाए कि ये इतना गिर जाएंगे। हमें सोच लेना चाहिए था कि जब हमारे 43 थे, इनके 25 थे, जब ये कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे, तब शायद आंकना चाहिए था। वहां पे हमसे थोड़ी चूक हुई। लेकिन ये सरकार पर संकट करने लगेंगे, इसकी किरकिरी और इतनी मिट्टी पलीद अमित शाह की इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। मैं कुछ बातें हिमाचल की सरकार पर इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि यहां पर भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ भद्दी टिप्पणियां करी थी हमारी सरकार ने। अभी बजट पास हुआ है और वो 6 लोग जो निलंबित किए गए, बिल्कुल ठीक निलंबित किए गए हैं। हर जगह चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करना, हर जगह प्रलोभन से या एजेंसियों के डर से सांसदों या विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करना, नीलामी का एक बाजार लगाना और वहां पर बोली लगाना विधायकों की, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये गोवा में हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ, ये कर्नाटका में हुआ, ये उन तमाम जगह हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। अभी बिहार में हुआ, उसके पहले नागालैंड में हुआ था, अरुणाचल में हुआ था, मेघालय में हुआ था, तमाम जगह हुआ था।
कोशिश यहां पर विफल हो गई, और कोशिश यहां पर इसलिए विफल हो गई क्योंकि अमित शाह जी और उनकी सारा गैंग ये समझ ले कि अब ये बंद कर दीजिए, अब ये वो कांग्रेस नहीं जो चुपचाप आपको ये करने देगी, अब ये आपके 3 का जवाब 13 से देगी, और इसलिए देगी क्योंकि ये करना जरूरी है। आपके लोगों ने जब भाजपा के लोगों ने जब कर्नाटका में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, उन्होंने चलिए किसी को वोट दिया, वही हमारे विधायकों ने यहां पर किया, हम तब तक मान जाते। लेकिन जब इन विधायकों ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया और फाइनेंस बिल में प्रेजेंट नहीं रहे, तो इनके साथ वही कार्रवाई होनी चाहिए थी जो किसी भी घर के भेदी के साथ होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि भाजपा जो है वो ताक लगाए बैठी रहती है और देखती है कहां पर थोड़ी अनबन हो, कहां पे महत्वाकांक्षा की थोड़ी लड़ाई हो, लाओ घी डाल दिया जाए। अगर ये घी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और से लेकर आपके राजस्थान जैसे राज्य, गुजरात जैसे राज्यों में चल गया जहां पर लोग एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। छोटे शब्दों में बस यही कहना चाह रही थी। लेकिन सुप्रिया जी, अभी रवि ठाकुर कह रहे हैं उनके घर का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पर प्रशासन ने घर नहीं जा पा रहे हैं, ये तो बदला। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल YST न्यूज को सब्सक्राइब करें, पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। सुप्रिया श्रीनेत और अंजना कश्यप मिलकर अभी बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की बखिया उधेड़ने वाली। 2:30 बजे के बाद वो होता है कि मीटिंग शुरू हो गई है जी, उनको उनका पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। 4 साढ़े 4 बजे सस्पेंशन आ गया। शायद इतिहास में इतनी जल्दबाजी में कभी नहीं। अंजना जी सिंपल सी बात है, हाँ अंजना जी सिंपल सी बात है, फाइनेंस बिल जो होता है ना उस पर व्हिप जारी होता है। पता नहीं पहली बार एमएलए बने या इसके पहले भी बन चुके थे। जब व्हिप जारी होता है तो आपको सदन में रहना होता है, 1:30 बजे अपना फोन ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपने सरकार के साथ, आपने अपनी सरकार के साथ ही नहीं, आपने उस जनता के साथ विश्वासघात किया जिसके लिए बड़ा उम्दा बजट लेकर हमारी सरकार आई। दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि बीजेपी और बीजेपी के कुछ चरणवंदक जो हमारी पार्टी के साथ विधायक बन गए थे छेठो, उनको लगा क्योंकि ट्रक ड्राइवर का बेटा है, 4 बार का एमएलए, इससे पहले कभी मंत्री नहीं रहा, पहली बार बना है, इनको हम निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की पूछ है, हम दिल्ली में बैठकर 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर 3 बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान पे जब तलवारें खिंच जाती हैं तो चुप नहीं बैठते हैं, हम जब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की सिर फुटौल होता है तो मुंह नहीं बंद कर लेते हैं, आंखें नहीं मूंद लेते हैं। अभी और थोड़ी व्याख्यान करने पे आ जाऊंगी तो सारी बखिया यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि मैनेज हो गया है उन लोगों का, आप लोग अपना मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप लोगों की आपसी जो लड़ाई है वो सामने आ जाती है। और दूसरा जयराम जी अभी तक मौका देख रहे हैं, आपने उनकी बात सुनी, वो कह रहे हैं अगर आएंगे तो अच्छा है, अरे वो आने को तैयार नहीं है। देखिए सुप्रिया जी ने जो धारा प्रवाह बोला, मैं उनसे कहना चाहूंगा शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। आप इस समय मिट्टी पलीत जैसा शब्द माननीय गृह मंत्री जी के लिए बोलते हुए आप अपनी पार्टी की कितनी मिट्टी पलीत कर रही है समझ में आता है। मतलब साहब, चुनाव हारने के बाद 40 जैसा स्पष्ट प्रबल जनादेश के बाद, चुनाव हारने के बाद कोई ये कहे कि हमारी मिट्टी पलीत हो रही है, स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके 6 विधायकों ने उनका व्हिप भी नहीं माना, उसके बाद कह रहे हैं हमारी मिट्टी पलीत हो रही है। और देखिए इनकी पूरे इस प्रावाहिक प्रवचन से मैं 2 वाक्य लेता हूं। इन्होंने कहा न्यूनतम शादी की आयु 21 वर्ष की, अच्छा किया। तो असम में जो किया वो अच्छा किया या गलत किया? फैक्ट ये है कि ये उस चीज को ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाते कि जमीनी हकीकत क्या है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि तुम्हें इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और कोई एक पहली बात ही, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मतलब आप समझिए आधा दर्जन तो मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं, किरण कुमार रेड्डी जी से लेके और गुलाम नबी आजाद साहब से लेके हमारे कैप्टन तो अभी जीते हैं ये सुक्खू साहब बने हैं। तो मैं कह रहा हूं 40, आप 25। आप सोचिए 1 साल के अंदर जीतने के। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल YST न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हो ठीक है हमारे लिए, जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा? सुप्रिया जी, असल में सुधांशु जी की दिक्कत यह है, आधी कविता पढ़ देते हैं, पूरी पढ़ देती हूं मैं। बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं मैं, इन अंधे नजारों का तमाशबीन भी तो नहीं। थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे, जरा उस पर बात कर लेती हूं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। इनको हमारे एक विधायक के आंखों के आंसू से बड़े आहत थे। सुधांशु जी, जो 50 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश में पुलिस का पर्चा बढ़ा था, जो अब कैंसिल हो गई परीक्षा क्योंकि आप एक परीक्षा नहीं करा पाए 5 सालों में, 7 सालों में, उनके आंसू दिखे आपको 50 लाख युवाओं के?
उन 14 लाख युवाओं के आंसू दिख रहे हैं जो आरओ एआरओ के लिए आज भी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, पर्चा लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल नहीं हो रही और लाठी खा रहे हैं। आपको रमेश बिंद के आंसू दिखे जौनपुर के, जिन्होंने खुदकुशी कर ली ये कहकर कि उनके ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया है और मजदूरी नहीं मिल पा रही है। आपको तरुण के आंसू दिखे जो नौकरी करता था, नौकरी चली गई और उसने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। आपको ब्रिजपाल के आंसू दिखे जिसने अपनी सारी डिग्रियां जलाकर कहा इन डिग्रियों का फायदा है जब नौकरी नहीं मिल रही है। जो आपके जुमले हैं उनके कारण इस देश में 2 किसान हर घंटे और 2 नौजवान हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। उनका और उनके परिवारों की वेदना और उनके आंसू दिख रहे हैं? आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप सत्ता के मद में इतने मदहोश है कि आपको वो आंसू नहीं दिख सकते। और आंकड़ों पर सवाल करने से पहले थोड़ा पढ़ के आ जाया करिए। हिमाचल का एक्साइज कलेक्शन 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर था पिछले वित्तीय वर्ष में, इस बार और भी बढ़ जाएगा, 5,383 करोड़ से ऊपर था पिछले वित्तीय वर्ष में। चलिए अब बात करते हैं, इन्होंने सवाल पूछा हमें मिट्टी पलीद क्यों? इसलिए क्योंकि आप यू गो एंड ट्राई एंड फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अगर आपके ट्रबल्ड वाटर्स की ही मैं बात करूं तो जब रूपाणी जी मुख्यमंत्री थे और जो पाटिल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, गुजरात के आपस में बातचीत नहीं थी, 3 बार वहां पर लोग बदल दिए गए। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान के बीच में क्या तलवारें खींची थी? अभी जोधपुर में के सर्किट हाउस में मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं के नारे आपके लोगों ने जबरदस्त लगाए। सुनते हैं कि वो वसुंधरा राजे जी के समर्थक थे। एके शर्मा को मोदी जी ने दूत बनाकर यूपी भेजा, 3 महीने तक बाबा उनसे मिले ही नहीं। ये जो सिर्फ फुटअव्वल पीएमओ और योगी जी और आपको तो इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी, राजनाथ सिंह जी ने बताया ही होगा, और जो अमित शाह जी के बीच में हो रहा है ये तो सबको पता है। तो मेरा मुंह जितना कम अपने सर फुटअव्वल पे पहुंचाइए उतना अच्छा रहेगा। बासवराव बोम्मई और येदियुरप्पा जी और मोदी जी के क्या संबंध है, इस पे मेरा मुंह मत खुलवाइए। अंजना जी, मैं फिर से अपने उस वाक्य पे जाना चाहती हूं और मेरा वाक्य अभी भी मैं अडिग हूं कि अगर कोई अपनी चुनी हुई जनता के साथ फरेब करेगा, अगर उनके बजट के पास होते वहां पर नहीं उसका समर्थन करेगा, जो बजट लाभकारी चीजें कल्याणकारी योजनाएं लाता है उसके साथ बिल्कुल जनता अपना वर्डिक्ट देगी, लेकिन उसके साथ कानूनन जो होना चाहिए था वो हुआ। और मैं एक बात फिर से कहूंगी अंजना जी, आज अधिकांश लोग इसको चाणक्य नीति कहते हैं, मुझे लगता है ये बड़ा गलीचपना है। कहीं पर भी जाकर बोली लगाना, कहीं पर भी जाकर विधायकों को खरीदना, अपनी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज देना, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर्नाटका में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, इस सत्र से पहले जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराया, इस पर इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। ये ब्रूट मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं है भाजपा का, ये उनकी वेल ऑइल्ड पॉलिटिकल मशीनरी नहीं है, ये लोकतंत्र का चीरहरण करके विपक्ष को निगलना है। इसकी कोई चर्चा कम होती है, मुझे इस पर थोड़ी सी आपत्ति है। ये इनका ब्रवाडो नहीं है, ये इनकी उपलब्धि नहीं है, ये इनका तमगा नहीं है, ये इनका नैतिक दिवालियापन है। किसान क्या चाह रहा है? किसान दिल्ली तो आना चाह रहा है, दिल्ली किसी की बपौती है, दिल्ली पर किसी का आधिपत्य है, दिल्ली का किसी को नाम खर्रा लिखकर दे दिया गया है, देश की राजधानी है। किसान यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से आके रामलीला ग्राउंड पर बैठना चाहता था, उसके लिए कीले बिछा दी, नेशनल हाईवे खुदवा दिए, बैरिकेड बोल्डर सब लगवा दिए, ड्रोनों से खोज खोज कर आंसू गैस के गोले डबकाए जा रहे हैं। 3 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं आप? एमएसपी का, और वो क्या मांग रहे हैं? वो वही तो आप मांग रहे हैं जो आपका वादा था। आप ही ने तो वादा किया था ना दिसंबर 2021 में कि काले कानून वापस ले लीजिए, एमएसपी की कमेटी बना रहे हैं, एमएसपी देंगे। 2.5 साल से ऊपर हो गया, वो लोग यही तो कह रहे हैं कि प्रभु जो वादा किया था। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल YST न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस डिबेट के बारे में आप क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं एमएसपी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो बेरोजगारों की बात कर रही थी। सुधांशु जी को पता था कि एमएसपी पर फंसने वाले हैं, तो उनको बेचारे को दिमाग में आ गया कि एमएसपी पे बोल दो। किसानों की शहादत से आपके हाथ खून में सने हुए 700 से ज्यादा किसानों की शहादत तब हुई थी, 3 से ज्यादा शहादत अब हो गई, लेकिन आपकी जिद के कारण इस देश का अन्नदाता आज आतंकवादी की तरह उसके साथ बर्ताव होता है। और जिस व्यक्ति को आपने भारत रत्न दिया ना, स्वामीनाथन जी, उनकी बेटी नहीं, 1 मिनट, उनकी बेटी कहती है ये आतंकवादी नहीं है, ये मवाली नहीं, ये देश के अन्नदाता है, और उनकी रिपोर्ट को कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया जाता है। बड़ा भारत रत्न आपने दे दिया उनको। मैं फिर कहना चाहता हूं, क्यों सुप्रिया जी व्यक्तिगत कमेंट कर करके आप अपनी भी छवि खराब करती हैं? चलिए मैं जवाब देता हूं। आतंकवादी हमने नहीं कहा था। रणवीर सिंह बिट्टू, कांग्रेस के सांसद, शहीद बेअंत सिंह जी के
पोते उन्होंने कहा था आतंकवादी है। चुनौती से कहता हूं, अगर हमारे किसी सांसद ने कहा हो, आप ही के लोगों की कहानी, आप ही के लोगों की जबानी। अब मैं आपको क्रमवार उत्तर देता हूं। आपने बहुत अच्छा बोला केरल के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं आपने स्वीकार कर लिया कि ये जो कानून है ये पूरे देश पे इक्वली एप्लीकेबल नहीं है। हर राज्य की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। देखिए, आप बोल रही थी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप मत खोइए। देखिए, आपने स्वीकार कर लिया कि केरल की स्थितियां अलग हैं। इसका मतलब हुआ हर राज्य का अलग अलग है। वही तो मैंने कहा, दे दे भाई पंजाब की सरकार, कौन रोक रहा है? किसी भी चीज को अपराध घोषित करना वहां की सरकार के अधिकार में है, वो कर दे। और मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, अगर इनको रत्ती भर भी भरोसा होता, 90 दिन तो रह गए सरकार बनने में, ये जाके किसानों से कहते कि तुम पीछे आ जाओ, 90 दिन बाद हमारी सरकार आने वाली, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता आएगा तो मोदी ही। फूट नहीं भी होती तो सेकंड वरीयता में भाजपा का प्रत्याशी निकल जाता। मैं खुद ही कह रहे हैं टूट फूट, मतलब आपने तोड़ा था। अब सुनिए, तो अब इनके यहाँ टूटे कैसे, थोड़ा बताइए सर, आप ही का चुनाव था, कुछ तो समझाइए। उन्होंने तो कह दिया ना, हिंदू धर्म के खिलाफ अनाप शनाप बोलते थे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। मुख्य सचेतक कैसे अब इनको भी रिजाइन कर देते हैं? देखिए, दोनों पार्टियों की कहानी। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में श्री राहुल गांधी जी चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे, कांग्रेस पार्टी के युवराज। अब आदरणीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी की माता जी, यानी कांग्रेस की राजमाता जी, उन्होंने तो चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। और आप बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बारे में क्या कहते हैं, वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप क्या वाकई में बदल चुकी है? क्या वाकई में अब सरकार से सवाल पूछने लगी है, या फिर ये चंद दिनों का दिखावा है? जैसा भी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और आने वाली लोकसभा इलेक्शन में आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा पार्टी कौन सी है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।